थोड़ा सा प्लान आपको मैं बता देता हूं कैसे चीजें चलेंगी। देखो भाई, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा हमारे 5th से, जैसा आप लोगों ने बोला है, और कुछ नहीं तो ये जनवरी 15 तो नहीं यार, काफी वो हो जाएगा, जनवरी 10 तक हमें इसको वाइंड अप करना होगा कंप्लीट। लास्ट 10 डेज आपके सेल्फ रिवीजन के लिए हो और टेस्ट के लिए हो, ठीक है, प्लस टेस्ट। हर दिन एक एक टेस्ट पर डे, 1 पर डे का आप एटलीस्ट टारगेट बना करके चलिएगा बेटा। मतलब हर दिन एक फुल सिलेबस टेस्ट, मैं यहां पे फुल सिलेबस की बात कह रहा हूं। इसमें अब कोई टॉपिक प्रेफरेंस मत रखिएगा कि नहीं यार ये टॉपिक का ले लो सर टेस्ट या ये टॉपिक का। फुल सिलेबस टेस्ट आपके 10 एटलीस्ट, मैं ये मान करके चलूंगा कि आप एटलीस्ट 10 पेपर दें। आप लोगों के बैच के साथ आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज मिली थी AITS, ये आपके पास अवेलेबल है। मुझे पता है कि इतनी सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, तो मैं आपको इस चीज के लिए डांट नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि ये आपके बेनिफिट के लिए ही था। हो सकता है आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया होगा सीरियसली, हो सकता है कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया होगा। तो जिन बच्चों का कि सर अब मैं टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करूं, देखो इसमें मेरा कोई वो नहीं है, जहां की आपको बेहतर लगे वहां की आप ज्वाइन करिए। मेरा बस पर्पस यह है कि आप अब टाइम बाउंड होकर के प्रैक्टिस जरूर करिए। ऐसा ना हो कि आप एक एक क्वेश्चन पे 15-15, 20-20 मिनट लगा रहे हैं, अब वो समय नहीं होगा। आपका सवाल अगर बन पा रहा है 2-3 मिनट के अंदर तो करिए उसको, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ जाइए। ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो AITS अवेलेबल है आप लोगों के लिए, उसके कुछ टेस्ट हो भी रखे हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं दिया तो आप उसको भी अपना प्लान बनाइए। इसका दिसंबर में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि दिसंबर कंप्लीट, ठीक है, एंड प्लस 10 डेज ऑफ जनवरी, इसमें एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो 15 नहीं तो 12 तो टेस्ट दीजिए। अब ये 12 टेस्ट आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, इसमें पार्ट टेस्ट हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें पार्ट टेस्ट भी होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट भी होते हैं। आखिरी के 10 दिन आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। और उससे पहले अगर आप चाहें तो आप पार्ट टेस्ट भी दे सकते हैं और फुल सिलेबस टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 12 टेस्ट दिए, ठीक है, क्योंकि अब आपको 11th भी रिवाइज करना होगा, इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने हर दिन एक नहीं बोला, हर 2-3 दिन में एक टेस्ट जरूर दो। आपको अगर ये एंजाइटी होता है, एग्जाम का स्ट्रेस होता है बेटा, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है कि आप उसको कम करें, ठीक है। आपको टेस्ट देने पड़ेंगे और टेस्ट देने का तरीके के ऊपर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि टेस्ट को कैसे आपको देना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है। जैसे मैं अपनी तैयारी में हमेशा पहले ही देख लेता था कि भाई अगले 2 हफ्ते में कौन सा टेस्ट आना है, तो जो रेगुलर हमारी स्टडीज चल रही है वो चल रही है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हर दिन आधा 1 घंटा 45 मिनट कुछ ना कुछ उस टेस्ट के लिए मैं डेफिनेटली तैयार करता रहता था। मैं लास्ट मोमेंट पर नहीं छोड़ता था कि भाई 12 तारीख का टेस्ट है तो मैं 10 से तैयारी करूंगा। आपको कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। और जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आप दिसंबर को भी अच्छे से यूटिलाइज करोगे फॉर जनवरी अटेम्प्ट, समझ रहे हैं। तो आप अपने पार्ट टेस्ट दे सकते हो। अब क्या होता है पार्ट टेस्ट में, क्यों बोल रहा हूं उसका भी रीजन मैं बता देता हूं। क्लास 11वीं में हो सकता है सारे टॉपिक्स बच्चा कवर नहीं कर पाए, टाइम मिसमैनेजमेंट बोल लीजिए, या फिर समझ ही नहीं आ रहा टॉपिक, पहली बार पढ़ रहे हैं, इतने कम टाइम में सर नहीं समझ आ रहा, क्वेश्चन नहीं बन रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो चीज समझ में आ रही है उसको आप डेफिनेटली करिए। और मेरी एक सजेशन है, जेईई मेंस का अगर आप फिजिक्स का पेपर देखेंगे तो क्लास 11th का आपको बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड सवालों में अभी नहीं जाना है। आपको जेईई मेंस के अटेम्प्ट के बेसिस पर जो क्लास में करा है वो क्वेश्चंस हैं वो करने हैं और अपना टेस्ट देना है, सीधी सी बात, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बहुत टफ क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, रोटेशन के, फ्लूइड्स के, थर्मो के। लगाना चाहो लगा सकते हो, अगर आपका सारा कुछ तैयार है तो आप डेफिनेटली लगाइए। क्यों आप वेट करेंगे कि नहीं भाई जनवरी अटेम्प्ट के बाद मैं टफ क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करूंगा, नहीं, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सही में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है और आप जबरदस्ती टफ क्वेश्चन पर जा रहे हैं, देखो भाई फिजिक्स का पेपर अगर टफ हुआ भी, अभी तक तो जैसे देखा जाए तो इजी एंड मॉडरेट कैटेगरी में, बल्कि मेजॉरिटी इजी कैटेगरी में ही फिजिक्स का पेपर बोला जाता है। मान लो कि इस बार वो थोड़ा सा और टफ करते हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा सा बेटर हो रहा है, टफ भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टफ आ जाएंगे। हो सकता है जो पोर्शन अभी 5 क्वेश्चन का टफ का है, कैलकुलेटिव हो सकते हैं, थॉट इनिशिएटिंग हो सकते हैं, वो 8-9 हो जाए, है ना। बाकी मेजॉरिटी पेपर आपका वही रहेगा, इजी या फिर मीडियम का। रैंक एंड सिलेक्शन आपका डिसाइड इजी और मीडियम करता है, टफ नहीं करता है। टफ डिसाइड करता है टॉप 100 रैंक्स को।
तो पहला सबसे मतलब समझदारी का बात, वही कहते हैं ना स्मार्ट आपका तरीका यही होगा कि सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इतना सिक्योर कर लीजिए कि आप जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाए और आप अपने स्ट्रेस फ्री होकर के अपने बोर्ड्स को दे पाए। अगर आपका जेईई मेंस 1 खराब हुआ तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि साइकोलॉजी कैसे जाती है। आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार बोर्ड्स अब मेरे को देने हैं, तो अब आप बोर्ड्स फ्रंट में जाओगे तो आप 100% बोर्ड्स में नहीं दे पाओगे। आपके दिमाग में हमेशा ही घंटी बजती रहेगी, यार बोर्ड्स खत्म होती मेरे पास 10-15 दिन बचेंगे, उसमें मेरे को जेईई मेंस 2 के लिए तैयार करना, मैं कैसे करूंगा, ये आएगा। आप फियर में अपना क्लास 12 का बोर्ड देंगे और वो भी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना स्कोर कर लिया 95 परसेंटाइल प्लस, जिनके 98 प्लस आ गए, तो भाई मैं तो ये कहता हूं बहुत अच्छी चीज हो गई, क्योंकि आपके हाथ में कहीं ना कहीं एक एनआईटी आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छी ब्रांच बहुत अच्छा कॉलेज नहीं, लेकिन एनआईटी आ जाता है। आप जेईई मेंस 2 में उतने स्ट्रेस के साथ नहीं जाएंगे। जो बच्चे सोचते हैं ना कि अभी नहीं स्ट्रेस लेंगे बाद में देख लेंगे, तो बाद में देखते देखते रायता फैलेगा भाई। अभी जितना स्ट्रेस लेना है, जितनी मेहनत करनी है, दिसंबर और जनवरी कर लीजिए, क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, प्लीज प्रोक्रेस्टिनेट मत करिएगा हार्ड वर्क को कि नहीं यार बाद में देख लेंगे, मैं सेकंड अटेम्प्ट को टारगेट करता हूं। कुछ बच्चे अपना ये प्लान बनाते हैं, मैं अभी ना बोर्ड्स की तैयारी करूंगा, फिर जेईई मेंस 2 में नहीं होगा तो ड्रॉप। भाई तो क्यों जबरदस्ती खींच रहा अपने टाइमलाइन को? तो अपने टाइमलाइन को स्क्वीज करके भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में मैक्सिमम 95 परसेंटाइल प्लस ले आते हैं। एटलीस्ट इससे ये होगा कि भाई जेईई एडवांस का स्ट्रेस नहीं रहेगा कि मैं क्वालिफाई तो कर गया, राइट। लिखने को तो मिलेगा मेरे को पेपर, हाँ 95 से 98 पहुंचने के लिए मैं सेकंड अटेम्प्ट में 10-15 दिन में कुछ और इंपॉर्टेंट एनालिसिस या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टेस्ट दे करके इसको थोड़ा और बेटर करने की कोशिश करूंगा। 95 से नीचे गिरोगे साइकोलॉजी पूरी खराब हो जाएगी और आप अपने बोर्ड्स को भी ध्यान से नहीं दे पाएंगे। तो पार्ट टेस्ट मैं क्लास 11th वाले के लिए कहूंगा कि अगर आप 11th क्लास के टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें पार्ट टेस्ट आप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए ग्रेविटेशन पढ़ा, या आपको लगा कि यार थर्मोडायनेमिक्स बहुत आसान आती है और वेटेज भी अच्छा खासा है, तो आपने वो पढ़ लिया, उसका ही सिर्फ टेस्ट देना, आप डेफिनेटली दे करके एनालाइज कर लीजिए। लेकिन क्लास 12th के लिए फुल सिलेबस टेस्ट ही दीजिए। इसमें आप नौटंकी मत करना, अपनी एनालिसिस जबरदस्ती की मत लगाना कि सर क्लास 12th के लिए मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दूं, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, पूरा का पूरा क्लास 12th का। दिसंबर में आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं कंप्लीट 12th के टेस्ट दीजिए, वो आपकी बोर्ड्स के लिए भी थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को वो करेगा। और ये आपने पढ़ा हुआ है, इसमें अब आपके लिए पार्ट टेस्ट कुछ भी नहीं है। 11th क्लास में पार्ट टेस्ट मतलब सेंस बनाता है कि हाँ यार चलो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर तक का एक 3 चैप्टर का क्लब है, इसको एक साथ दे लेता हूं। फिर हमारे पास फ्लूइड्स है, हमारे पास थर्मो है, इन दोनों का मिक्स होकर के आ रहा है, चलो एक इसको दे लेता हूं। वो सेंस बनाएगा, क्योंकि हो सकता है आपने पूरा ना पढ़ा हो, लेकिन यहां पर तो आपने पूरा पढ़ा ही है और पढ़ना ही होता है। तो यहां पर आप फुल सिलेबस देंगे दिसंबर में। क्या आपको चीजें समझ आ गई है बेटा? एक बात थम्स अप कर दीजिए, एक बात थम्स अप कर दीजिए। हाँ, टेस्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे मोस्ट प्रोबेबली मंडे को, ठीक है, कि कैसे उसको टेस्ट को देखना है, ठीक है। हाँ सर आई वांट 99%। बेटा देखो चाहता तो हर कोई ही है, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। अब धीरे धीरे अपने आप को फोकस पे लाइए। एक चीज और मैं पूछ रहा हूं, एक बच्चे का मैसेज आया था, मैं देखो मैं व्हाट्सएप और इन सब पे किसी बच्चे को रिप्लाई नहीं करता हूं, उसका एकमात्र रीजन ये है क्योंकि एक तो इनजस्टिस होगा, एक को कर रहा हूं दूसरे को नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, उस बच्चे का जो डाउट था कि कई बच्चे शायद अपने स्कोर में डिप देख रहे होंगे। स्कोर में डिप मतलब पहले सर उस बच्चे का था कि सर पहले मेरे अराउंड 200 आ रहे थे, अब मैं फुल सिलेबस टेस्ट दे रहा हूं तो मार्क्स डिप कर गए। कितने बच्चों को ये फील हो रहा है? जरा यस लिखिए, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो यार ये चीजें भी ना इक्वली इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सेमीकंडक्टर पढ़ाने से नहीं होगा, स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा कि कब क्या चीजें करनी है, उसके हिसाब से प्लानिंग करके ही करना पड़ेगा। कितने बच्चे अपने मार्क्स में डिप देख रहे हैं? यस ये तो बहुत ही सर ये तो कॉमन सेंस है, किसके मार्क्स बढ़ेंगे? सिलेबस जब बढ़ेगा तो मार्क्स घटेंगे। यस अब ये बात आपको भी पता है, सभी का यस आ रहा है ना। तो देखो मेरे से पढ़ते हो, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जबरदस्ती चीजों का स्ट्रेस मत लो। आपके पार्ट टेस्ट में मार्क्स बेटर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक चैप्टर पढ़ा है, एक चैप्टर में से कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, उन पे सवाल आने ही आने हैं। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। आप लोग इस चीज का स्ट्रेस मत लीजिएगा कि सर मेरे मार्क्स डिप कर रहे हैं। आप रिलेटिवली मत सोचिए इस चीज को। आप ये देखिए कि जब अभी तक आप जो टेस्ट दे रहे थे वो किस प्रकार के टेस्ट दे रहे थे। आप जनरली 2-3 चैप्टर्स के क्लब करके एक टेस्ट आपका आ रहा था, पार्ट टेस्ट कहते हैं उसको, कि कुछ कुछ पार्ट हम लोगों ने तोड़ करके आपसे टेस्ट लिए। लेकिन अब जैसे जैसे आप फुल सिलेबस टेस्ट में जाओगे आपके मार्क्स डिप करेंगे। उसका कॉमन सेंस यही बताता है, क्योंकि अगर मान लो कि मैंने आपसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर का टेस्ट लिया, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? एक किरचॉफ लॉ के सवाल आने ही आना है।
फिर उसके बाद हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब में छोटा मोटा चुटर पुटर एक बेसिकली सवाल बनेगा ही बनेगा। मीटर ब्रिज पर कहीं ना कहीं बन जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज पर कहीं ना कहीं बन जाएगा, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, बैटरीज। आपको पता है कि उस चैप्टर में कौन कौन से मेजर फ्रंट हैं, वहां से कुछ ना कुछ सवाल आएंगे। आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो मान लो किसी ने सीरीज एंड पैरेलल बैटरी का छोड़ रखा है, रेजिस्टेंस का पढ़ रखा है, अब जब सवाल बनेंगे तो सीरीज एंड पैरेलल के 5-6 सवाल तो देगा कोई भी टीचर, क्योंकि एक ही चैप्टर का सवाल बना रहा है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा हो जाती है कि आपको जो सवाल पूछा गया वो कहीं ना कहीं आप लगा ले जाए। लेकिन अब ये समझो कि मैं पूरी 12वीं क्लास का टेस्ट ले रहा हूं, तो मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक सवाल पूछना है, राइट। अब वो हो सकता है कि पूरा पेपर सेट करा तो मैं इजी मीडियम कैटेगरी में रखा, और हो सकता है मैंने उसको कहा कि करंट से मैं टफ सवाल पूछ लेता हूं, चलो कोई नहीं। अब तूने करंट अच्छे से पढ़ा हुआ है और टफ सवाल आ गया, एक ही सवाल आया, तेरे से हिला नहीं, तो गए ना मार्क्स। थोड़ा सा ना इसको साइकोलॉजी को अपना थोड़ा सा इंप्रूव करो, क्योंकि जब फुल सिलेबस टेस्ट होगा तो पूरे एक चैप्टर में से एक सवाल आने वाला है। इसीलिए जो फुल सिलेबस की, मैंने आपको क्यों बोला कि आखिरी में आपको फुल सिलेबस देना पड़ेगा कि आप अडेप्ट कर जाए कि यार ये स्कोर मेरा आ रहा है इस चैप्टर में से, ये सवाल बार बार, जैसे जीना डायोड मैंने आपको बोला, मेजॉरिटी अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट देखोगे तो सेमीकंडक्टर में 3 प्रकार के सवाल, डायोड्स वाला, आप लॉजिक गेट्स वाला, जीना डायोड वाला, पीएन जंक्शन डायोड, डेफिनेटली एक आध सवाल आपको भिड़ेगा। तो आपको ये समझ आएगा यार पूरे सिलेबस में से ये पूछा जा रहा है, दैट मींस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? तो आप उस चीज को उस तरीके से मत सोचिए यार मेरे मार्क्स डिप हो गए और वो हमेशा ग्रोथ होता रहेगा, नहीं, हमेशा एक स्टैग्नेशन आएगा, आपके मार्क्स बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं रुकेंगे, किसी के 150 पे रुकेंगे, किसी को 170 पर रुकेंगे, किसी के 200 पे, 250 पे, 80, 50, सबका अपना अपना एक स्टैग्नेशन पॉइंट होता है। बात यह है कि प्रैक्टिकल फ्रंट, इमोशनल हटा करके प्रैक्टिकली सोचिए यार 50 से 80 कैसे पहुंचा जाए। अगर तू 150 मार्क्स का स्कोर कर रहा है, या मान ले 120 का स्कोर कर रहा है, तो 120 का ही करके आया था क्या तू? ये इसको कहते हैं टेस्ट एनालिसिस। क्या तू 120 का करके आया और 120 आ गए तेरे? नहीं सर, मैं 170 180 का करके आया था, 120 आए हैं। तो ये जो 50 मार्क या 60 मार्क तूने गवाए, ये पकड़ो पहले, ये नेगेटिव मार्किंग रोको। या तो क्वेश्चन तुम ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो, या फिर जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो अधूरी इंफॉर्मेशन से कर रहे हो। तो एग्जाम में ऐसी गलती ना हो, उसको यहीं पर ही डिटेक्ट करना पड़ेगा। तुम टेस्ट देने के बाद देखो कि भाई 5 सवाल कौन से गलत हुए, 3 फिजिक्स में हो गए, 2 केमिस्ट्री में हो गए, मैथ्स का तूने करे ही 5 थे, वो सही हो गए, चलो अच्छी बात है। तो ये समझ आया कि यार मैथ्स में मैं कम कर रहा हूं लेकिन एक्यूरेसी अच्छी है, फिजिक्स में मैं ज्यादा कर रहा हूं लेकिन गलत ज्यादा हो गए। तो कौन से सवाल गलत हुए? फोटो इलेक्ट्रिक का गलत हुआ, कैलकुलेशन पर गया, या फिर तेरा ऑप्टिक्स का गलत हुआ, फॉर्मूला सही नहीं लगाया, या फिर डायोड्स में तूने जो हमारे पास लॉजिक गेट है उसमें तूने एंड को और समझ लिया, और को एंड समझ लिया। कहां गलती हो रही है उसको समझिए, और उसको हमेशा अपने दिमाग में सेट रखिए कि यार अगली बार ऐसा सवाल आएगा ना, मैं बिल्कुल कॉन्शियस हो जाऊंगा। मैं अपने जे एडवांस के पेपर में गया था, उस दिन मैं अपने एग्जाम देते देते बार बार अपने आप से ये बोल रहा था कि भाई आज नहीं गलती करनी, इसके बाद हो जाए, इससे पहले बहुत कर ली है, आज पेपर में कोई कैलकुलेशन गलती नहीं करनी, थोड़ी स्पीड कम कर लो लेकिन जो सवाल लगाओ सही लगाओ। ऐसा नहीं कि 3 मिनट लगा करके एक सवाल लगाया और वो भी कैलकुलेशन में जल्दबाजी में खराब कर दिया। तो थोड़ा सा ना इमोशनल फ्रंट हटा करके अपनी कमियों को समझिए और उन कमियों पर मेहनत करिए बेटा, और कोई इसका विकल्प नहीं बचता है। समझ आई बात सारे बच्चे? यस। तो आपके मार्क्स डिप होंगे क्योंकि अब पूरे सिलेबस में से इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, तूने पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ा, ध्यान समझ, तूने पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ा, उठा करके उन्होंने लेंस मेकर पूछ लिया, और तूने लेंस मेकर पे एनर्जी कम कर रखी थी अपनी, तूने नहीं अच्छे से पढ़ा था, गया सवाल ही गया। तो पूरे उसमें से एक सवाल आना था, तूने सर मैंने रिफ्लेक्शन अच्छे से पढ़ लिया था, मैंने प्रिज्म अच्छे से पढ़ लिया था, मैंने हर चीज पढ़ ली थी, लेंस मेकर मैंने सर उतना अच्छे से नहीं पढ़ा, गया। और लक अगर होता तो हो सकता है उस दिन प्रिज्म का सवाल आता तो तेरे को अच्छा लगता। तो वही बात है कि आपको अपनी तैयारी फुल सिलेबस के हिसाब से अब मोल्ड करनी पड़ेगी। क्लियर? एक सब्सटेंशियल स्कोर मैं आपको बता रहा हूं, 130 140, 130 140, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस बार पेपर थोड़ा सा और बेटर होगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे थोड़ा सा नीचे करा था उन्होंने, अब धीरे धीरे बेटर हो रहा है। 130 140, अगर आप इससे नीचे ना आ जाइए, इससे ऊपर तो भाई अच्छी बात है जहां पर भी आप स्कोर कर रहे हैं, लेकिन 130 140 से नीचे मत जाइए, क्योंकि 130 140 से नीचे जाना मींस एक ऐसी सिचुएशन में आना जहां पर मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा, आप संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। क्लियर? यस। हाँ, ये पहले से प्री प्लानिंग मत करके आना कि भाई मैं 70 फिजिक्स में लाऊंगा, 70 मैं इसमें ले आऊंगा, 30 में मैथ्स में ले आऊंगा। ये प्लानिंग 2 कौड़ी की होती है, मत करना। जितने सवाल बना सकते हो बना करके आना, सटीक बना करके आना। क्लियर? यस। हाँ, चलिए भाई, 120 मतलब 130 से नीचे मत जाओ यार। 150 तो देखो यार, 150 इज अ गुड स्कोर,
उस पर तुम्हें आराम से मैं ये बोलूंगा कि तुम्हारी 97 98 परसेंटाइल 97 प्लस ही बन जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में एटलीस्ट आपका इतना हो कि आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएं, तो 120 से नीचे मत जाना बस। अब वो तो पेपर की उस पर डिपेंड करता है कि पेपर टफ आ रहा है, इजी आ रहा है, शिफ्ट कैसी है, नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता है। लेकिन एक टेंटेटिव स्कोर मैं आपको बता रहा हूं, 120 से नीचे मत जाना बस। आपके जितने भी टेस्ट आ रहे हैं, अगर आपके टेस्ट में स्कोर आ रहा है सर मेरे 80 आ रहे हैं, मेरे को अब स्ट्रेस हो रहा है, बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, 120 से नीचे नहीं जाना है हमें। ये इंपॉर्टेंट था बताना, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किस तरीके से हम एफिशिएंटली काम करें। पढ़ा तो सभी नहीं है, सभी लोग इस पूरे 12वीं क्लास के सिलेबस को पढ़ेंगे, लेकिन एफिशिएंट वे में पढ़ना और इंपॉर्टेंट चीजों को पकड़ करके रखना, ये लास्ट मोमेंट होता है, ठीक है। तो मुझे आप सभी लोगों पर बहुत ज्यादा बिलीफ है कि आप यू विल डू ग्रेट, बट बात यह है कि अपने इमोशनल फ्रंट को हटा दीजिए। आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई, वैसे तो आप लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन जब आप अपने ऊपर आती है और पढ़ाई की चीज आती है, तब आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोचते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरा होगा या नहीं। वो सारा फ्रंट हटा दीजिए भाई, चुपचाप पढ़ाई करिए, और जो आपको लग रहा है कि आपका स्कोप हो सकता है बेटरमेंट का, उस पर काम करिए और कुछ मत सोचिए, क्योंकि एक महीना आपके लिए स्ट्रेसफुल है। ऑल ओवर इंडिया सभी के लिए स्ट्रेसफुल है। हम लोगों ने भी ये टाइम देखा है, आप लोग भी इस टाइम को देखेंगे, आप लोग भी इससे आगे निकलेंगे और बहुत बेहतर करेंगे लाइफ में। मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन यस, ये स्ट्रेस झेलना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि ये आपको पुश करेगा कि यार जानते हुए कि भाई चीजें समझ नहीं आ रही है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। ये लाइफ में आपको बहुत कुछ चीजें सिखा करके जाएगा। तो पॉजिटिविटी के साथ करिएगा, आई टोटली ट्रस्ट यू, ठीक है।